द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रजेश उगरा जी। ये अमेरिका में रहते हैं और लखनऊ में पैदा हुए और उसके बाद इलाहाबाद चले गए, वहाँ पले बढ़े और उनकी फैमिली का ताल्लुक बुनियादी तौर पर कश्मीर से है और ये कई जनरेशन्स पहले यूपी में आकर सेटल हो गए। इस वक्त जो हैं नोएडा में मौजूद हैं। तो सर, नोएडा से ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो आई डोंट रिमेंबर विजिटिंग नोएडा, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, नॉट ओनली अबाउट नोएडा बट आल्सो गुड़गांव और फिर बेंगलोर। बेंगलोर को कहा जाता है कि ये इंडिया की सिलिकॉन वैली है जी। तो सर, ये कैसे कैसे रेवोल्यूशन आया और कैसे पाकिस्तान ने इस रेवोल्यूशन को मिस कर दिया? आप दुनिया देख चुके हैं, पाकिस्तानी आपके बहुत से दोस्त हैं, तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि आप बड़ा अच्छा तबसरा कर सकते हैं इस सिचुएशन पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी शकील साहब, इट्स रियली अ प्लेजर। मैं आपका चैनल देखता हूँ और हर वक्त बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, डिफरेंट गेस्ट होते हैं आपके, नॉट ओनली डिफरेंट जॉनरा के, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। द प्लेजर इज माइन सर। जी, तो आपने एक तो नोएडा गुड़गांव की बात करी, तो हाँ, नोएडा और गुड़गांव दोनों सैटेलाइट्स हैं दिल्ली के, जिसका आपको मालूम है। नोएडा यूपी में है, इट्स अ गवर्नमेंट प्लान्ड गवर्नमेंट सिटी, while Gurgaon is a planned city but it's a private city. So कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव में जरा फैंसी बिल्डिंग्स और वो सब ज्यादा हैं मेरे ख्याल से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी डेवलप उतना नहीं हुआ है, इन द सेंस अभी हो रहा है, अब तो काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन शुरू में ये होता था कि सड़क नहीं है लेकिन बिल्डिंग बहुत बढ़िया है। अब वो उसको उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ दैट एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। नोएडा में ये था कि पहले सड़कें बन जाती हैं, बात को होता है, तो इट्स अ वेरी नाइस सिटी। और बैंगलोर की तो खैर बात ही क्या है, मैं काफी साल पहले वहां रहता भी था। खूबसूरत शहर है, बहुत उसकी उसमें मौसम बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही खूबसूरत शहर था। अब वहां शिकायतें हो गई लोगों को ट्रैफिक की और उसकी। जहां तक रही उसकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात या जो जनरली उसकी बिजनेस की बात, तो बैंगलोर हैज हैड एन एडवांटेज बिकॉज साउथ वाज ऑलवेज अ लिटिल मोर प्रोग्रेसिव व्हेन इट came to a lot of things, in the sense the city was much nicer at the time when let's say Wipro was there, and a couple of other startups had started there years ago, and people just flocked to either Pune or Bangalore. तो हुआ ये कि वहां पे लोगों ने और दफ्तर बनाने भी शुरू कर दिए। TCS had a bigger office there and Tata Unisys started there and a few other companies started. तो उससे वो एक impetus हुआ जिसकी वजह से Bangalore kind of took the lead as a software hub or software center of India. हालांकि अब मेरे पास statistics से तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये कि but because TCS was in Bombay, technically I think Bombay always was larger, but Bombay had other industries as well. इसलिए उस composition of businesses में और industries में सॉफ्टवेयर, and I'm talking of the 70s and 80s, जब ये सब शुरू हुआ था, तो उस हिसाब से बैंगलोर में एकदम से काफी बूम आ गया सॉफ्टवेयर का, बिकॉज दैट वाज, और सारी चीजें इतनी नहीं थी। यूबी जरूर था, यूनाइटेड ब्रूरीज, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा कंपनीज बैंगलोर में शुरू नहीं थी और बड़े शहरों में ऑलरेडी थी। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर का वहां पे आया सर्विस इंडस्ट्री का, तो इसलिए वो जरा लॉपसाइडेड बैंगलोर वाज इक्वेटेड विद सॉफ्टवेयर, एंड देन वंस दैट हैपेंड इट जस्ट रेस्ड ऑफ एंड टुक द लीड। जी, आपका एक सवाल था कि पाकिस्तान, अब भाई पाकिस्तान का तो का मुझको तो I knew Pakistan and Pakistanis as people do, as friends. I mean, I had known Pakistanis even in Allahabad जब मैं था, मेरे काफी दोस्त वगैरह थे जिनके रिश्तेदार थे और वो आते जाते रहते थे शुरू में 70s में, तो खासा आना जाना लगा रहता था लोगों का। I knew at a social level, but in the 80s and 90s I don't think I ever heard or encountered of Pakistan as with any relevance. The only other country that stood out in relevance was Israel for their and that is towards the 80s, more towards 80s and 90s, was in the heavy technical field and research oriented software field. And the other country that had an outsourcing arm, जो कि बोइंग से शायद शुरू हुआ था, वो was Ireland. लेकिन
लेकिन जो मेजर आउटसोर्सिंग जो जब हुआ, जो बूम आया 80s में, स्पेशली वो ईयर 2000 पे जो बिल्कुल ही इट एक्सप्लोडेड, was in India, and one of the reasons was that we had the manpower, probably, and the enough people to do a lot of grunge work. जी, आपने टीसीएस की बात की सर, तो हमारे यहाँ टीसीएस एक कोरियर कंपनी है और इंडिया में इससे बनता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो मेरा पहला जो मैंने जिक्र सुना टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, वो इंटरेस्टिंगली टोरंटो में था। मैं कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा था तो एक ऊंची सी बिल्डिंग नजर आई, शायद 20-22 फ्लोर होंगे उसके, तो उस पे वो लिखा हुआ था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो उन दोस्तों से मैंने पूछा कि भाई इसके अलावा भी कोई इंडियन कंपनी है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा काफी हैं, और एक बैंक जो है उसकी बिल्डिंग तो इससे भी ज्यादा ऊंची है। तो ये जो है रेवोल्यूशन, और उसमें मेरा ख्याल है कि इंडिया ने बहुत फायदा उठाया, बहुत इनिशिएटिव लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो थे फाउंडिंग फादर्स, उनकी जो प्रेफरेंस रही, उनकी प्रायोरिटी रही, वो अमेरिका से हमारी बड़ी दोस्ती थी शुरू में, लेकिन उनसे हमने कोई एजुकेशन में कोई फायदा नहीं लिया, और हमेशा यही जोर देते रहे कि हमें जो है वो असलहा देते रहें, हमें फाइनेंशियल एड दें, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटियां कायम कर दें। इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका से शुरू में अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं इंडिया में, वो अमेरिका के कोऑपरेशन से और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के कोऑपरेशन से कायम हुए। जी, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा 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 बड़े बड़ी आपने पते की बात करी है, बड़ा अच्छा अस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एंड दिस इज वेरी आयरॉनिक कि आप देखिए सारी हमारी जब मुश्किलें पड़ी थी, या जो जंगें हुई थी, या जो इकोनॉमिक मुश्किलें पड़ी थी, अमेरिका ज़्यादा हिंदुस्तान के काम नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर वन लार्ज लोन विच वाज कॉल्ड PL480, जिसका भी मैंने जिक्र सुना है, मुझे ज़्यादा उसका डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन वो एक छोटा सा उनका लोन और कुछ सब्सिडी का प्रोग्राम था, वो भी थोड़े दिन चला, कोई खास नहीं था, बट और हम लोग को ये इक्विपमेंट और आर्म्स का भी इतना फायदा नहीं रहा, अमेरिका से दोस्ती नहीं हुई। लेकिन एक बात जरूर थी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी और जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस थे, और उन्होंने वन ऑन वन एट अ सॉफ्ट लेवल अमेरिका से बड़े कोलैबोरेशंस किए, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने, और उसका फायदा ये हुआ कि जो IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज, MBA इंस्टीट्यूट्स, मुझे याद है जब पहले सब में पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक MCA शुरू किया था, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, व्हिच इज आउट ऑफ हार्डवेयर, व्हिच इज जस्ट टीचिंग पीपल, टीचिंग किड्स अबाउट हाउ how to program and how to apply computer education in business. तो हम लोगों को खुद बड़ा ताजुबा, कह रहे ये इंजीनियरिंग नहीं है, अच्छा ये MCA है। तो ये सब जो कोर्सेज थे, ये इसी ये सब आइडियाज काफी हिंदुस्तानियों ने भी किया, लेकिन द फैक्ट इज कि बाहर से काफी इसके लिए हम लोग को मदद मिली, फैकल्टी आई, लोग जो बाहर गए हुए थे वो वापस आए, मेरे खुद काफी प्रोफेसर अमेरिका में पढ़े हुए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैंने MBA किया, वो वापस आए, हमारे लीडर्स, चाहे विक्रम साराभाई हों, होमी बाबा हों, और जो साइंटिस्ट वो सब थे, वो बेसिकली बाहर के पढ़े थे, तो उन्होंने काफी, मतलब इस तरह से सॉफ्टली वी बेनिफिटेड अ लॉट, इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट विद देयर रिलेशंस विद अमेरिका, not necessarily in hardware or at any other government, at a very government level. जी, लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है लम्स के नाम से, जी, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती है। जी, उसमें जो है वो कहा जाता है कि USAID ने काफी उसमें हेल्प की थी। जी, उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, और कराची में IBA है, जो पहला MBA स्कूल था पाकिस्तान में, 50s में कायम हुआ। उनमें भी, इन दोनों इदारों में भी शायद अमेरिका का कुछ रोल था, लेकिन ऑन द होल हमारी अनफॉर्चुनेटली ये प्रायोरिटी नहीं रही, क्वालिटी एजुकेशन। और यही जी, वजह है कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 400 में नहीं आती, बल्कि शायद 500 में भी नहीं आती। जी, लेकिन इंडिया की जो है IITs, जी, दे आर वर्ल्ड रिनाउंड। जी, और बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि अगर आपको एक ही इदारे से रिक्रूटमेंट करनी पड़े तो वो कौन सा होगा, तो उसने कहा था IIT। जी, और IIT के अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जी, आई हैव हर्ड मेनी गुड थिंग्स अबाउट इट। और हमारे प्रोफेसर परवेज उदबाई तो कहते हैं कि ये IIT से भी बेहतर स्टैंडर्ड है इसका।
खाली वही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, XLRI है, मतलब हम लोग के बहुत बहुत इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है, पंतनगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर थी जो शुरू में बनी थी, आई थिंक 60s में या 50s में। तो काफी एजुकेशन पे काफी जोर रहा, और एजुकेशन पे और बड़ी सब्सिडाइज रही। हमारी किताबें हम लोग को 2-2, 3-3, 4-4 रुपए की किताबें मिलती थी। जहां तक मेरा ख्याल है हमारा 18 रुपए फीस थी यूनिवर्सिटी की, और जब MBA की बड़ी महंगी फीस थी तो शायद कुछ 34-35 रुपए थी या 32 रुपए थी, मैं भूल गया हूँ। एंड दिस इज इन द 80s, लेट 70s, अर्ली 80s। तो बड़ा सब्सिडाइज रहता था। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी होगा, मुझे मालूम नहीं पाकिस्तान में क्या था। IIT का मैंने अभी पढ़ रहा था कि कुछ वो कि साहब पहले खाली 200 रुपए थी, अब 2000 हो गई, अब आप लोग 15,000 बढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरह का एक आर्टिकल था कि 10 गुना बढ़ गया। लेकिन द पॉइंट इज कि आजकल 15,000 में या 20,000 में कहाँ एजुकेशन मिलती है। और दिस इज इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेसिकली। सो तो बड़ा उस पर एम्फोसिस है, और बड़ा उस पर गवर्नमेंट का भी रहा और सिटीजन्स का भी रहा। मतलब ये कि लोग अब अपना पेट काट के लिटरली बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे जो ग्रोइंग अप में जो जो घर पे स्टाफ होता था, नौकर है या ड्राइवर है, एजुकेशन वाज अ ह्यूज प्रायोरिटी कि नहीं भेजेंगे, नहीं बच्चे को काम करने को, पढ़ाएंगे। तो वो काफी पहले से मैं देख रहा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में था नहीं था, लेकिन आई एम सस्पेक्टिंग गोइंग बाय व्हाट्स हैपेंड कि वो नहीं होगा उतना एम्फेसिस। कभी कभी मुझे लगता है कि लीडरशिप की भी बात होती है, एंड आई हैव नो राइट टू बी क्रिटिकल ऑफ एनी अदर लीडर्स हु आई डोंट नो मच अबाउट। लेकिन आई थिंक इट समटाइम्स इट इज आल्सो a political strategy to keep your citizens dumb, so that they do not they don't question as much. और तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये, क्योंकि लाहौर यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो कितने पाए की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सिंध की यूनिवर्सिटी आपकी कितने पाए की होती थी। मतलब हम लोग के यहाँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट्स हमारे, वो जो बात तो चंडीगढ़ शिफ्ट हुई, और सबके जो जो बेसिकली दैट वाज इन लाहौर, आई मीन व्हिच वाज सपोज्ड टू बी अ बिग पोर्टल ऑफ लर्निंग इन इंडिया। तो ये तो आप ही इस पे कमेंट कर पाएंगे, लेकिन बट आई सस्पेक्ट दैट द प्रायोरिटीज वर डिफरेंट इन पाकिस्तान एंड प्रायोरिटीज वर वेरी डिफरेंट इन इंडिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी यही महसूस होता है कि एजुकेशन हैज नेवर बीन आवर प्रायोरिटी। और आज भी सर हमारे तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इन दिस वे पाकिस्तान इज किलिंग इट्स ओन फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली। और हमारे यहाँ इंडिया के बारे में मीडिया हमारा कोशिश ये करता है कि नेगेटिव खबरों को तो आप प्ले अप करें, जो कोई पॉजिटिव चीज़ हो उसका जिक्र ना करें। मसलन इंडिया में मैंने जब ये जाना तो बड़ी मुझे प्लेजेंट सरप्राइज हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा मिड डे मील प्रोग्राम इंडिया में है, जी जिसमें 12 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं रोजाना जिससे फायदा उठाते हैं, जी और न्यूट्रिशियस फूड मिलती है उनको, लंच मिलता है। जी और वो पेरेंट्स जो अच्छा अच्छा खाना अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, उनके लिए एक इंसेंटिव ये भी होता है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो चलें इसकी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और तालीम भी हासिल कर लेगा। और सर 47 में जब पार्टीशन हुई तो इंडिया में लिटरेसी रेट था कोई 12%, और आज मेरा अंदाजा है कि वो तकरीबन 80% है। जी और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो अब तक कोई 58-60 पे फंसा हुआ है। जी पिछले 3-4 साल में तो ये भी कहा गया कि इट वेंट एक्चुअली लोअर साइड, ऑन द लोअर साइड बाय 2%, जी लेकिन अब भी शायद वो 60% से ज्यादा नहीं है। तो ये जो है मसाइल, आप क्या देखते हैं? आपका डायस्पोरा से भी बड़ा रहता है, इंडियन और पाकिस्तानी डायस्पोरा, तो आप दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो लो स्किल्ड जॉब में हैं? कल भी मैंने यहाँ एक लेक्चर अटेंड किया, एक इदारा है यहाँ इस्लामाबाद में, द ब्लैक होल, परवेज उद भाई साहब ने वो कायम जी किया है। वहाँ बड़ी मैं अच्छी वाकिफ हूँ उससे। जी डिस्कशंस होती हैं। और वहाँ पे कल एक साहब पाकिस्तानी ब्रिटेन में जो पैदा हुए वो लेक्चर दे रहे थे, तो यही कह रहे थे कि ब्रिटेन में भी पाकिस्तानीज अपने एक तरह से जो गेटोज हैं उनमें रहते हैं, जी तो ज्यादा मिक्सअप नहीं होते बाकी कम्युनिटीज के साथ, जी और वो लो स्किल्ड जॉब्स में हैं। जी
तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है, जी लेकिन वहां पे भी मैं देखता हूं कि देखिए टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो हुए हैं, जी कितने पाकिस्तानी उसमें पकड़े गए हैं। जी। तो ये बड़ी बड़ी मतलब क्या है ये मसला कि हमारे तो लोगों का। ये मैं आपको एक एक अगेन इट इज अ लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर मी टू पॉइंट आउट, बट this is a very unique Pakistani, and not all Pakistani. I know phenomenal Pakistani. मैं रजा जो मेरा दोस्त है, जिसकी मैं कंपनी कॉन्फ्रेंस में भी मैं कभी कभी मैं एक तरह से इन्वॉल्व रहा हूँ और वो करता हूँ। फिनोमिनल पीपल, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े रोशन दिमाग लोग हैं, बहुत खुला दिमाग है, खूब अच्छी यू नो अनबायस्ड डिस्कशंस होते हैं, टोटली कैंडिड। बड़ा बड़ा मजा आता है मुझे पाकिस्तानी दोस्तों के साथ जो वो है। लेकिन जो जनरल ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं, मैं जैसे मसलन कभी कभी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तानीज इवन दो दे हैव कम आउट ऑफ द कंट्री टू बी हार्डर मुस्लिम्स एंड हार्डर पाकिस्तानीज देन assimilate in the local culture. तो मतलब ये कि जैसे आप, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी शख्स पिए, राइट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे जो राधा स्वामी दोस्त हैं, मान लीजिए, वो पीते नहीं है, गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर होता है कि पब चले गए और बैठ गए, बात कर ली, कभी कभी ये मुझे कभी कभी कुछ लोगों से ये होता है कि इवन दो दे आउट ऑफ द कंट्री, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल इन दैट assimilation because there's a guilt factor which has been institutionalized कि नहीं तुम ये नहीं करोगे because you are different. अब it is a little unfair to the host country also that you do not गेट असिमुलेटेड। फिर ये होता है कि अब मैं आपको एक एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अभी मेरे दिमाग में आया जैसे बात कर रहे थे। मैं गया था, और मैं शहर का भी नाम नहीं लूंगा, एक मैं गया था एक जगह बात करने, और वहां ये जिक्र हो रहा था, यही क्रिसमस टाइम था, मैं बात करने मतलब एक सोशल गैदरिंग थी पाकिस्तानी दोस्त के यहाँ, उसके यहाँ थे। तो वो लेडी जो थी वो एक बड़े बैंक में काम करती थी, पाकिस्तानी लेडी, और उनसे ये हुआ कि भाई यहाँ यूनाइटेड वे में वो लोग मेरे पीछे पड़े कि मैं पैसे दूं। मैंने कहा ना, मैं तो खाली ईदी फाउंडेशन में देती हूँ, मैं यहाँ क्यों दूं। अब हम क्या करते हैं अपने मंदिर में, हम क्या करते हैं अपने गांधी फाउंडेशन में, ईदी फाउंडेशन में, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक मल्टीनेशनल बैंक में काम कर रहे हैं अमेरिका में, और मान लीजिए सब लोग मिलके यूनाइटेड वे में $5 $20 क्रिसमस के लिए डाल रहे हैं कि भाई ये जाएगा गरीबों के घर बनाने में या उनके फीड करने में, तो उसमें अब आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करने की क्या जरूरत नहीं, हम अपनी चैरिटी अलग करते हैं। आप करते हो, लेकिन फिर ये हम लोग का फर्ज बनता है एज इमिग्रेंट्स टू assimilate enough to give that $20 there. Why we may give something else there? So I found that a little odd, a little unfair also. मैंने खैर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ये एक माइंडसेट मैंने नोटिस किया। ये माइंडसेट मुझको खाली मैंने नहीं नोटिस किया है, ये मेरा एक अरब दोस्त मुझसे एक दिन बोलने लगा कि why is there difference between Pakistanis and Indians? हमने कहा what do you mean? And he said कि भाई मैं ये करता हूँ तो उनको ये होता नहीं, तुमको ये नहीं करना चाहिए because you are Muslim. He said, listen, I am, and that's my personal business. I live in America. This is how I do this. So कोई और context में, तो कभी कभी ये जो छोटी चीजें हैं जो निकल के आती हैं एक तरह से गेटो मेंटालिटी, वो सब में तो नहीं है, और मे बी माइनॉरिटी में हो, बहुत कम लोगों में हो, लेकिन वो एक निकल के आती है। मैं नहीं कहूंगा हिंदुस्तानियों में नहीं है, मैं नहीं कहूंगा हिंदुओं में नहीं है, या सिखों में नहीं है, या क्रिश्चियंस में नहीं है, होती है, हम सब में होती है थोड़ी बहुत, टू बैंड टुगेदर विद आवर ओन काइंड एंड कंफर्ट in our own kind. But when we are the immigrants, we have to take that extra step to integrate, right? और वो मुझको कभी कभी compared to when I look at the diaspora, मुझे लगता है कि that is a little lacking in the Pakistani diaspora, even compared to the Bangladeshi diaspora or Sri Lankan diaspora, irrespective of religion. तो ये एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है ओवर स्टेपिंग द लाइन, बट आई आपने सवाल पूछा तो मैंने अपनी कैंडिड व्यू आपको दे दी। जी अच्छा सर, अभी देखिए कि अमेजोन का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो इंडिया में है, गूगल के 4 ऑफिसेज हैं, और पाकिस्तान में
अभी हम बात कर रहे हैं कि जी अमेजोन का कोई दफ्तर होना चाहिए, इधर भी गूगल का होना चाहिए, तो हाउ डिड इंडिया मैनेज टू अट्रैक्ट सो मच इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड टैलेंट? सो दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि इट इज ट्रू दैट इंडिया इज अ बिग मार्केट एंड पीपल थिंक इट जस्ट बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट इसलिए लोग आते हैं। बिग मार्केट जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजेस लोग मुझे बताते हैं गवर्नमेंट से डील करने के, और उससे कितने लोग एग्जिट करते हैं, ये भी एक कहानी है। टेलीकॉम वाले एग्जिट किए कि फलाने आए, फिर नहीं चला पाए, चले गए, फोर्ड ने बंद कर दी, ये भी एक कहानी है। लेकिन यहाँ जो आते हैं वो बिकॉज आई थिंक देयर इज नाउ अ सॉफ्ट पावर एंड देयर इज अ फेमिलियरिटी व्हिच गिव्स देम कंफर्ट कि हाँ इंडिया जाएंगे, राइट। अब किसी तीसरे मुल्क जिससे उनको कंफर्ट नहीं है, या नेगेटिव न्यूज आ रही है, या नॉट सो पॉजिटिव वाइब आती है, वो जो है वो वहां पे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये बड़े छोटे की इतनी बात नहीं है। सिंगापुर क्यों जाते हैं? सिंगापुर तो छोटी जगह है ना, मतलब मुल्क छोटा है, मैं इकोनॉमी की नहीं बात कर रहा हूँ, मुल्क छोटा है। लोग थाईलैंड जाते हैं, लोग मलेशिया जाते हैं, लोग हिंदुस्तान आते हैं, but the point is that I think this is also the soft power, and soft power has had, we have all developed this soft power without even realizing it. soft power का concept तो कुछ साल पहले प्रोफेसर साहब ने निकाला है, जिसको आर्टिकुलेट किया है क्या व्हाट इज सॉफ्ट पावर। लेकिन we have been part of that soft power. When we go, we try to assimilate. When we go, we try to encourage people to look things our way, चाहे वो योगा हो, चाहे वो इस तरह की चीजें हो। तो the soft power of India suddenly has taken a huge dimension. आप हमारे वो देखिए, आप हमारे कॉमेडियंस देखिए, चाहे वो हसन मिनाज हो अमेरिका में, चाहे वो रसल पीटर्स हो कनाडा के, चाहे वो एक्टर्स हो, तो they are all adding to the, even the second generation are adding to the soft power. To some extent, I think the conflict of Pakistan and Pakistanis has been that rather than ride along with the whole Indian subcontinent, big brother, let's band together and take advantage of this branding, uh, there has been a conflict and a guilt factor, and a conflict saying कि नहीं हम तुमसे अलग हैं, ठीक है। हालांकि डीएनए हम लोग का एक ही है, जबान हम लोग एक ही बोलते हैं, खाना हम एक ही खाते हैं, लेकिन हम खाने बैठते हैं तो कहते हैं अब इसको दुनिया तो से इंडियन फूड ही जानेगी ना, रोटी को, ठीक है। तो I would much rather, even as a branding and marketing, use that to my advantage than fight it and not get anywhere. And we have seen that in 70-75 years. So I think it's also a question of soft brand. People feel more comfortable, people feel more confident. India is really not an easy place for people to do business or to navigate. Sorry, आप कुछ कह रहे हैं? आपने सर रजा साहब की बात की, क्या पूरा नाम क्या है इनका? वो लाहौर में रहते हैं, कोई कंपनी जी लाहौर में है यार, कॉन्फ्रेंस नाम की कंपनी है, और रजा सईद, मोहम्मद रजा सईद उनका वो सीईओ है। पाक व्हील्स के भी को फाउंडर हैं, जो आपकी यूज्ड कार और कार पोर्टल है। So Raza is a friend, and I have been a mentor to that company, chief mentor for that company for a little while, and at an informal level also, I had in the past advised, and we continue to have conversations about because they are a solid company and they do good work. मुझे सर ये बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं वो कैसे इतने खराब हुए? और अभी आपने देखा होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने एक स्टेटमेंट दी, तो आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं, तो आपने कैसे देखा उस स्टेटमेंट को? देखिए मैं तो वोट यहाँ नहीं दे सकता हूँ, मैं तो अब किसी का भी सपोर्टर नहीं रहा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, लेकिन मैं दोनों का एडमायरर जरूर है फॉर द वर्क दैट दे हैव डन एंड दे कंटिन्यू टू डू when there's a good job being done. So BJP is doing a good job in some sectors and not so good job in some sectors. So I'm critical of some things, but I have admiration for Sir Jaishankar Saab is doing a phenomenal job. Gadkari Saab doing a phenomenal job. तो कोई सवाल ही नहीं है कि not being a supporter that way. लेकिन having said that, देखिए ये जो भुट्टो साहब ने कहा, ये he just upped the ante on what इमरान खान साहब said. राइट, ही जस्ट सेड कि अच्छा तुमने ये कहा है तो मैं तुमसे बड़ा पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हूं, मैं ये कहूंगा, और मैं सब में बड़ा हिमायती हूं मुसलमानों का, तो मैं ये कहूंगा। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि कितनी बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं टू द इंडियन मुस्लिम्स, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू स्पीक फॉर द इंडियन मुस्लिम, व्हेन आई डोंट थिंक द इंडियन मुस्लिम
needs that, wants that, or cares for that. It is actually putting them in a spot which is very unwelcome. Number one. Number two, what he did was breach all protocol and all sense of decency in just trying to score points with इमरान खान कि तुम ये कहते हो तो मैंने ये चार चीजें और बढ़ा के कह दी. अब इसमें हुआ क्या, नुकसान किसका है? India does not need to talk to Pakistan. I mean, I don't think there's a need or there's a desire. He's making things more and more and more difficult. I thought Imran Khan Saab was not very wise in saying, तुम कश्मीर का रिस्टोर करो तब हम बात करेंगे. अगर रिस्टोर ही करना, अगर हमको आपसे बात करनी ही होती, इंडियंस कहते हैं, तो हम ये सब हम ये करते ही, क्यों, हमें क्या मालूम नहीं था ये रिएक्शन होगा. तो द पॉइंट इज दैट each one of them are upping the ante here for domestic consumption. But what has happened is that it has made things even more difficult for the relationships to be better and for any kind of dialogue. The average person in the street couldn't care less. I mean, I'm not even, I'm not an Indian citizen, but I don't want to talk to somebody who doesn't have the decency to know and address a person who has some stature anywhere. It could be any country. So I think it's just making things more difficult for Pakistan. That's all. या मेरे सर एक दोस्त हैं जो अमेरिका में पीएचडी कर रहे हैं, इंडियन. वो भी बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन वो भी यही कह रहे थे कि ये तरीका नहीं है 140 करोड़ लोगों के एक नुमाइंदा और रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करने का. और स्पेशली जिनको आपको यू नीड अस. आई मीन द सेंस व्हेन आई एम सेइंग नीड, मैंने वो टमाटरों की कहानी सुनी जो ईरान से आए और जो जरूरत है, और प्याज की जरूरत है, और चावल की जरूरत है, और दवाइयों की जरूरत है, जो कि यहाँ पे मैं साल में 4 बार 5 बार यहाँ आता हूँ. तो अगर सचमुच इतनी खराब हालत है पाकिस्तान में, क्योंकि फ्लड्स भी आए हुए हैं और जरूरत भी है, तो यहाँ पे तो मतलब there's surplus at times which farmers have to destroy. Good relations would only benefit Pakistan more than India. And if with these kind of utterances, I don't think that's helpful. जी, ये बात तो सर जनरल बाजवा ने भी की थी, और उन्होंने कहा था कि मैंने अपने एक इंस्टीट्यूशन से, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से ये रिसर्च करवाई कि ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है. उगरा जी, बहुत से पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जब तक कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होता तो इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो सकते. आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? शकील साहब, कश्मीर का मसला तो देखिए, इस जो सिचुएशन अभी है, इससे ज्यादा कुछ मुझे तो बदलता इसलिए नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पहले ऑफर हुआ था पाकिस्तान को कश्मीर. वो तो आपको मालूम है, सारी कहानी है, आपने भी काफी बार बयान की है, और ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पाकिस्तान ने टर्न डाउन करी थी फॉर व्हाटएवर रीजंस. उसके बाद रेडर्स आ गए थे, उसके बाद एक्सेशन हुआ, इंडिया लेके गया उसको. अब आप ये देखिए, क्रिश्चियन फेयर ने भी ये कहा है अपनी किताब में कि, और वैसे भी सारी दुनिया को मालूम है कि यूएन रेजोल्यूशन इंडिया जो लेके गया था, उसमें का फर्स्ट स्टेप था ऑफ पाकिस्तानी विड्रॉल, वेरी फर्स्ट स्टेप. अब जैसे कि आपने गेस्ट से पूछा था कुछ दिन पहले इसके बारे में, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम विड्रॉ कर जाते तो फिर फिर इंडिया वापस रिकैप्चर कर लेता. तो वो तो चांस लेना था, और वो इसलिए भी था कि भाई इंडिया लेके गया था रेजोल्यूशन, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बैड फेथ में लेके गया होगा जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने खुद ही लेके गए थे. तो अगर इतने बैड फेथ में पाकिस्तान समझ रहा था तो उन्होंने छोड़ा नहीं. तो जब पहला स्टेप ही नहीं हुआ है अगर पढ़े यूएन रेजोल्यूशन, तो उसमें तो पहला स्टेप यह है कि पाकिस्तान विड्रॉ करेगा. अब सूरत तो ये है शकील साहब कि मेरी समझ से जैसे पंजाब की तकसीम हुआ, जैसे बंगाल तकसीम हुआ, वैसे कश्मीर तकसीम हो गया है. सेंस तो यही कहता है कि दोनों साइड शुड जस्ट बी ऑन देयर ओन, एंड इफ द बंगालीज एंड द पंजाबीज कैन लिव विद दैट सेपरेशन, सो कैन द कश्मीरीज. दिस इज माय लेमन्स एडवाइस. जी, वो जो है सरदार पटेल की जो ऑफर थी वो 1 नवंबर 1947 को लियाकत अली खान को की गई थी, और उसका हमारे एक पॉलिटिशियन थे उस वक्त, बड़े यंग पॉलिटिशियन थे, सरदार शौकत हयात, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है. और क्रिस्टीन फेयर का सर वो वाकया ये है कि वहां पे उनकी किताब की लॉन्च थी, जिसमें एक पाकिस्तानी फुल ब्राइट स्कॉलर इhtisham चला गया
तो उसमें क्रिस्टीन फेयर ने ये कहा कि पाकिस्तान में लोग यूएन रेजोल्यूशंस की बात तो बहुत करते हैं, बट नोबडी टेक्स द ट्रबल ऑफ रीडिंग देम। तो उन्होंने पूछा एहतशाम से कि भाई हैव यू रेड देम, तो उनको बड़ा एम्बेरसमेंट हुई और उनको मानना पड़ा कि अभी मैंने भी नहीं पढ़े वो। तो ये है एक मसला कि हमारे लोग जो हैं वो यूएन आप रेजोल्यूशन लोग की क्या बात कर रहे हैं शकील साहब? जब आपके वजीर आजम पढ़ लें और या वो लोग पढ़ लें फॉरेन मिनिस्टर, ताकि कम से कम ये जाके तो ना कहें कि वहां पे कि ये मतलब ये रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वो तो पहला स्टेप ही नहीं हुआ है। मतलब दिस इज टू बी रेड बाय द पीपल इन द गवर्नमेंट एज वेल टू मेक दैट एज अ पॉइंट। आई मीन इट इज सच अ पॉइंट दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इन द यूएन इफ यू आस्क मी टू इवन ब्रिंग इट अप। हाँ, और ऑन कश्मीर ऑफ कोर्स बड़ी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट एंड गुड बुक्स हैज बीन रिटन बाय मिस्टर मूसा रजा, who was the chief secretary of Kashmir, and a very well known IAS officer. तो उसमें आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, कश्मीरी इन कश्मीरियत, ऑफ हाउ दैट मैटर्स टू पीपल मोर देन रिलीजन, एंड व्हाट इज एक्चुअली द बैकग्राउंड। Because a lot of people who today talk about UN resolution or Kashmir kiska hona chahiye based only on religion, there's more to it in Kashmir than just being just the religion part and just being a border state. तो मैं तो encourage करूंगा, वो बड़ी अच्छी किताब है। और बाकी तो ये है कि आई वुड सजेस्ट दैट वी शुड जस्ट कन्वर्ट। मेरा लेमन थॉट तो यही है कि we can just do it as a status quo and make sure we make that into a border and be done with it. आप लैंड ऑफ रिग्रेट्स की बात कर रहे हैं, मूसा रजा जी साहब की जो किताब है। जी जी। अच्छा, उसमें क्या खास बात कोई आपको लगी उसमें? उसमें एक जो लैंड ऑफ रिग्रेट्स उन्होंने जो जैसे कहा है टाइटल में कि भाई शुरू से ही बेचारे कश्मीरियों पे मतलब ने काफी झेला है, एंड इट इज टाइम फॉर देम टू एक्चुअली live in peace and contentment, or it has not mattered what religion or what they came from. It is, they have been a very oppressed people by the landed or the richer, the landowners and the bureaucracy and the ruling class. तो ज्यादातर तो लोग वही है, गरीब है, जिनको अपने रोटी कपड़े से मकान से मतलब है, कि रोटी हो, पढ़ाई हो बच्चों की, और उनको बेचारों को काम मिलता रहे। ये अभी पॉलिटिक्स के चक्कर में ये है कि वो बेचारों को वो नहीं नसीब होता है, इसलिए दंगे फसाद होते हैं। और ये मतलब किताब इज अ वेरी वेरी, टू मी इट वाज अ वेरी मूविंग बुक, एंड आई वुड encourage people to take a look at it. Any final thoughts, उग्रा जी? मेरी बस यही थॉट्स हैं कि साहब ये कि अमन हो, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से ही अमन हो सकता है। यू कैन नॉट फोर्स governments to be friends. You cannot force their political compulsions, because of which people will say what they have to say. Politicians will do what they have to do for local consumptions, for international posturing. People to people, we have to understand each other, and we are no different than each other. एट अ गवर्नमेंट लेवल जो लोग मुझसे कहते हैं कि एक मैं आपका दो मिनट और लूंगा, मैं लोग मुझसे कहते हैं कि भाई ये टेररिज्म का पाकिस्तान में भी बड़ा हुआ है। हिंदुस्तानी सरकार वो कहती है कि हम लोग का जो ये हिंदुस्तानियों का ये है कि जिस तरह से हमारे हाईजैकर्स वहाँ खुले घूमते हैं पाकिस्तान में, या दाऊद इब्राहिम है वो अपने घूम रहा है। ये एक हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जैदी साहब, हुसैन जैदी, उनकी किताब पढ़िए, बाइकुला टू बैंकॉक, और दादर टू डोंगरी। वे 2-3 किताबें लिखी हैं, वो अंडरवर्ल्ड ऑफ बॉम्बे की, कि उसमें उन्होंने तो फोन नंबर वगैरह भी दिए थे। तो एज ए गुडविल जेस्चर, अगर पहले यही करें कि भाई हम अपने यहाँ सफाई कर रहे हैं, आपके क्रिमिनल्स को हम आपको दे रहे हैं, तो वो बड़ा भारी स्टेप होगा। अदरवाइज तो यही है कि हम डोजियर एक दूसरे को देते रहेंगे और थर्ड वर्ल्ड में जाके प्रेजेंट करते रहेंगे, और फिर it'll come to a naught. तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट ही हो सकता है टू बेहतरी, द रोड टू बेहतरी, ये कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट इज द सॉल्यूशन रियली। और उसके साथ साथ मीडिया को भी मेरा ख्याल है कि एक सीरियस डिस्कशन में, डिबेट में एक दूसरे को एंगेज करना चाहिए, शाउटिंग मैच के बजाय।
एक दूसरे की बात सुने और उसको समझने की कोशिश करें और आवाम का फायदा देखें किस चीज में है, किस पॉलिसी में है। जी सो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ब्रजेश जी। Thank you, Shakil Saab, for the opportunity, and all the very best. And I'm always rooting for a very very amicable and friendly relations between the two countries. And inshallah, देखिए अगर हो सकता है हम लोग की जिंदगियों में हो ही जाए। Let's keep our fingers crossed. Absolutely.